नमस्ते दोस्तों, स्वागत है न्यू दिल्ली पोस्ट के अपने पॉडकास्ट में। अजीम उशान शख्सियत जिसने रिवायती धाराओं के खिलाफ तैरना ही अपनी फितरत बना लिया, जो मुकद्दस है, बुज़दिल नहीं। तो आइए इस अजीम उशान शख्सियत का तारुफ करें और दिल से उनका खैर मकदम करें, जिसका नाम है परंजय गुहा ठाकुरता। परंजय जी, न्यू दिल्ली पोस्ट में आपका स्वागत है। सर वेलकम। सर, अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ जब आप नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से प्रश्न कर रहे थे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट की फटकार शब्द का इस्तेमाल किया और उनसे पूछा, वो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किया, पहले क्यों नहीं किया? तो ये क्या पूरा सर समझाइए, हम लोगों को जानकारी चाहिए। आशीष जी, धन्यवाद। आपका पॉडकास्ट में आपने बुलाया, मैं आभारी हूँ। 17 तारीख के दिन, इतवार के दिन, अगस्त महीना का 17 तारीख के दिन नेशनल मीडिया सेंटर में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस वार्ता, एक संवादिक, एक पत्रकार लोगों का एक सम्मेलन उन्होंने घोषणा किया और उन्होंने पहुंच किया और सैकड़ों लोग थे उस दिन। उन्होंने क्यों किया ये अलग सवाल है, कारण क्या था, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3 बजे शुरू हुई और ख़त्म हुई 4:30 बजे। तो बीच में मैं एक सवाल करने का मौका मिला। मुझे मालूम नहीं था मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग एक प्लेकार्ड ऐसे होल्ड करते हैं और जब हमारा वो नंबर बताते हैं तो मैं अपना परिचय दिया। मैंने बोला कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, और 1 मिनट में मैं लगभग 5-6 सवाल कर दिया। जो पहला सवाल था वो बिहार के ऊपर, वो बिहार में जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्ट्रल जो मतदाता का सूची का नया बना रहे हैं। मेरा सवाल था, इतना हड़बड़ी में आप क्यों बना रहे हैं? अभी बारिश का मौसम है, बाहर चल रहे हैं, तो इतना हड़बड़ी का क्या जरूरत था, आपका वक्त कम है। यह पहला सवाल था। इसके बाद मैंने पूछा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय ने 14 तारीख, अगस्त महीने का 14 तारीख आपको आदेश किया कि आप ये 65 लाख लोगों का नाम वो सूची में नहीं है, इलेक्टोरल रोल में है नहीं जी, ये आप प्रकाश कीजिए, सार्वजनिक कीजिए, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दीजिए, लोगों को मालूम पड़ेगा ये कौन है, और ये भी बता दीजिएगा क्यों इनका नाम नहीं है। कोई गुजर गए हैं, कोई इसका पता बदल गया, जो भी। तो मेरा सवाल था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद आप कर रहे हैं, इससे पहले आपने क्यों नहीं किया? तीसरे सवाल था, वो भी 3 सवाल एक साथ कर दिया मैंने, वो महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर। मैंने बोला, ज्ञानेश कुमार जी, 40 लाख नया वोटर आ गया महाराष्ट्र में, हमें बोलने का मौका नहीं मिला, मगर ये है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, मई 2024 से नवंबर 2024, ये 5 महीना में 40 लाख लोग, नया वोटर नाम आ गया। तो सवाल मैंने किया कि आज लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, ये कैसा हो सकता है? और मैंने बोला ये अभूतपूर्व है भारतवर्ष के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में जी। और मैंने ये भी बोला कि 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट किया। और सवाल जो था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका जवाब दे रहे, राजनीतिक दल का प्रवक्ता जवाब दे रहे, चुनाव आयोग खामोश क्यों है? तो एक एक करके उन्होंने वो 4-5 लोगों का, 5 लोगों का सवाल एक साथ लिया और फिर जवाब दिया। बाद में उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स, ये हमें चुनाव का पहले करना चाहिए या चुनाव का बाद?
और उन्होंने खुद जवाब दिया कि हाँ, चुनाव का पहले ही करना है, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा है वो नवंबर महीना का 22 तारीख खत्म हो रही, उससे पहले चुनाव और चुनाव का नतीजा आना चाहिए। फरवरी में क्यों किया? उन्होंने कुछ बोला नहीं इस बारे में। बारिश के समय तो उन्होंने जिक्र किया 22 साल पहले 2003 में इसी तरह बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स हुई थी, और ये भी हुई थी बारिश का मौसम के समय, जुलाई अगस्त में। तो अंग्रेजी में कहते हैं इनको वॉट अबाउटरी। एक सवाल आपने किया, उसका जवाब एक और सवाल आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के बारे में उनका जवाब था, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, उनका जवाब था कि देखिए ये नया वोटर जो आए हैं, ये राजनीतिक दल आज शिकायत कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो गया, नतीजा आ गया 8 महीना पहले, अब आज क्यों शिकायत कर रहे हैं? उस समय आपने बात क्यों नहीं किया? और बोला कि महाराष्ट्र का जो CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके पास एक भी शिकायत नहीं आया, तो आप क्यों इस वक्त ये सारे सवाल कर रहे हैं? फिर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, 5 बजे के बाद वोट हुए थे, मगर अगर 10 घंटा वोट चला और हर घंटा 10% तो पूरा हो जाता, मगर जो आखिरी घंटा में जो वोट गिरा वो 10% से कम है। उन्होंने बताया नहीं, मैं एग्जैक्ट जो फिगर है 7.8। सवाल और कुछ है, इसमें भी एक लंबा चौड़ा कहानी है। ये ज्ञानेश कुमार जी का जवाब था। 2 सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक है कि ये कि सच है कि 18 साल उम्र के लोग कम और वोटर ज्यादा। दूसरी सवाल की ये सारे जवाब मुख्यमंत्री क्यों दे रहे, देवेंद्र फडणवीस क्यों दे रहे, राजनीतिक दल का प्रवक्ता क्यों दे रहे, चुनाव आयोग क्यों खामोश थे, इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कभी नहीं सोचा आशीष कि 1 मिनट में मैं 4-5 सवाल एक साथ किया, उसी दिन शाम के समय वायरल हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं। मैं सोचा मैं पत्रकार हूं, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं, मैं, हमारे पास एक PIB कार्ड है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्ड है, तो मैं वहां पहुंच गया और जब मौका मिला मैंने सवाल किया। एक पत्रकार का काम है सवाल करना, ये मेरा कर्तव्य मैं पालन कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये वायरल हो जाएगा। वो 1 मिनट का छोटा सा क्लिप, सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहा है, और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सवाल किया था और महत्वपूर्ण सवाल किया था, मगर मेरा क्लिप ऐसा वायरल हो जाएगा, मैं तो आश्चर्य हो गया। उसके बाद इतवार के शाम के समय शुरू करके सोमवार, मंगलवार, लगातार लोग हमें बोले आपसे बात करना चाहता हूँ, साक्षात्कार, इंटरव्यू करिए। तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में? ठीक है, लोग आश्चर्य, लोग कह रहे आपने अपना आपका रिर है इसीलिए आप इस तरह से सवाल किया। मेरा जवाब है भी बाकी लोग का रिर नहीं है क्या, या कमजोर हो क्या? और जो एक आखिरी चीज बोल के मैं अभी रोकना चाहता हूं कि देखिए, सवाल कर रहा हूं, जवाब हमारे पास नहीं है। वो जवाब देने चाहेंगे, नहीं देने चाहेंगे, इनके ऊपर निर्भर करते हैं। मगर मेरा जो काम है, जो सवाल करना है, मैंने किया। और एक चीज कहना चाहता हूं, लोग हमें तारीफ किया, बहुत तारीफ किया, वायरल हो गया, साथ साथ ट्रोलिंग भी हुआ। सोशल मीडिया में, एक्स यानी कि ट्विटर में, अलग अलग पॉडकास्टर ने हमें गाली देना शुरू किया, और में भी बहुत थे, फेवर में बहुत थे, और कुछ लोग कर रहे थे, हाँ, कुछ लोग ट्रोलिंग भी किया। हाँ, वो तो सभी जगह होता है, ट्रोलिंग भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव है। इसी माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचते हैं। तो पब्लिक तक आप पहुंचे, ये पब्लिक ने बहुत गंभीरता से इस इशू को लिया है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हम वोट देते हैं और वो सही जगह नहीं जा रहा है, जिसको हम चुनना चाहते हैं, हम उसे नहीं चुन पा रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी का फेलियर
तो आपका अप्रिशिएशन इसीलिए लोगों ने किया कि आपने शायद लोगों का ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि सरकार से ऐसे सवाल पूछना, जो सरकार का नुमाइंदा ही मानते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इससे पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार हैं, नामों का अंतर है लेकिन वो सरकार के ही उनको माना जाता है कि सरकार। टीएन सेशन नहीं है, हाँ, टीएन सेशन नहीं, जेएम लिंगडो नहीं है। राइट। तो अभी ये परसेप्शन बदल गया है और ऐसे में ऐसे सवाल करना किसी मतलब बहुत जिंदा दिली का वो था आपका, उसे लोगों ने अप्रिशिएट किया। हम लोग भी आपको सैल्यूट करते हैं, हम लोगों ने भी देखा यहाँ पर। आपने इस विषय पे एक किताब भी लिखी है सर, जिसमें आपने बहुत सारी बातें कहा, राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में बोला है, धन बल, कारपोरेट फंडिंग, इलेक्शन बॉन्ड पर आपने सवाल उठाए हैं। इस विषय में सर बताइए कि आपकी जो किताब थी इसका सॉल्यूशन क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी? देखिए, पहला बात है, ये मेरा किताब नहीं है, मैं सिर्फ प्रकाशक हूँ। किताब का जो संपादक है वो है एम.जी. देवसायम जी, और एम.जी. देवसायम ने, ये हमने अंग्रेज़ी में आया, हिंदी में भी आया, और बहुत सारे लोग के इसमें लेख है, लगभग 18-20 लोगों का लेख है इसमें, और हाँ, मेरा भी एक लेख है। ये कुछ समय हो गया, ये 2000 अभी लग रहा है मेरा 3 साल के आसपास हो गया किताब। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे जो चुनाव व्यवस्था है, हमारे जो चुनाव प्रणाली है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी महाराष्ट्र के बारे में, बिहार के बारे में हम बात किया, मगर बहुत सारे कारण हैं। लोगों का नाम क्यों वोटर रोल में नहीं रहता, वो जो मतदाता का जो सूची है, क्यों लोगों का नाम हटा देते हैं, और जैसे आपने किया, दबाव कहाँ से आता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बड़े पूंजीपति, जो जिनके पास पैसा है, राजनीतिक दल, तो कहाँ से पैसा मिलता है इनको, और बहुत सारे मुद्दा है, इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो एक तरह से ये अलग अलग लोग का लेख है इसमें, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सिर्फ इनका प्रकाशक हूँ। हाँ, एक लेख भी है मेरे पास, वो मीडिया के बारे में मैंने कुछ कहा। ईवीएम पर माना जाता था पहले बहुत सारा, ये राहुल गांधी ने उठाया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं और इससे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है। अभी वोट चोरी लेके आए हैं राहुल गांधी, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया इस मुद्दे को, और अभी बहुत तेज़ी से लोगों तक ये पहुंच रहा है। तो अभी तो आपने दोनों इशू कवर किए, आपने जैसे कि आपने ये पब्लिक इसका प्रकाशन किया, इस किताब का कुछ लिखा भी है, इसमें ही आपका एक चैप्टर है जिसमें ईवीएम के बारे में बताया गया और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है कि उसमें 800 का वोटिंग 800 हुआ, लेकिन एग्जैक्ट वोट जो था 400 के आसपास था। तो सर ये पकड़ा गया एक तरीके से, अभी ये सामने आ गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पर जांच के लिए भी आदेश दिए। हमारे पास जो आपकी जो प्रकाशित हुई किताब है, तो उसमें लिखा है कि वो जिसने ये कंप्लेन की वो भी एक अधिकारी था, फिर उसका संज्ञान भी लिया उस समय चुनाव आयोग ने, और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया। रिजल्ट क्या आया? यही हमारे पास नहीं है। ये सवाल चुनाव आयोग के पास शायद है, हमारे पास नहीं है। देखिए, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है कि नहीं, इस विषय के ऊपर आज नहीं, कम से कम 1-1.5 दशक से लोग बात कर रहे हैं। जो इस विषय के ऊपर विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स जो है, तकनीकी एक्सपर्ट है, उन लोग का लेख आए हैं। हमने महाराष्ट्र के ऊपर जो फिल्म बनाया, उसमें भी माधव देशपांडे जी, वो भी ये सारे विषय के ऊपर समझते हैं। तो चुनाव प्रणाली, चुनाव व्यवस्था में कमियां बहुत सारे हैं, उसमें ईवीएम एक है। एक कि किस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल होता है। आप जो मतदान कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं जो दबा रहा हूँ, जिस पार्टी और जिस उम्मीदवार के लिए दबा रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो उसी के तरह रिकॉर्ड में आ रहे हैं, और सचमुच इसी तरह गिन रहे हैं लोग। इसमें बहुत सारे सवाल है, ये बहुत लंबा विषय है, और मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूँ। सिर्फ बहुत लोग बहुत कुछ कहा, मगर सरकार तो ये कमियां मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी सरकार के खिलाफ, और ये अलग अलग, जैसे आपने
चुनाव आयुक्त के बारे में किया, जैसे ज्ञानेश कुमार जी, उससे पहले राजीव कुमार जी और भी लोग, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो ईवीएम का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, और वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और बीच में एक बीएलयू होता है, बैलेट लोडिंग यूनिट, इसमें कोई गड़बड़ हो सकता है। उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप जिस तरह से आप सिंबल लोड कर रहे हैं उसमें गड़बड़ हो सकता है, हेराफेरी हो सकता है। इन लोग मानने के लिए एकदम तैयार नहीं है। बोला जो भी शिकायत कर रहे सब लोग हमको पीछे ले जाने चाहते हैं, कागज का बैलेट वापस वहीं पे जाने चाहते हैं। आज भारतवर्ष सूचना प्रयुक्त की आईटी सुपर पावर है और हम क्यों वापस जाएंगे? अभी तो अमेरिका जैसी मतलब राष्ट्र जो कि सबसे आगे है आईटी टेक्नोलॉजी में, ट्रम्प भी चाहते हैं। ट्रम्प ने बोला है, राष्ट्रपति ट्रम्प बोल रहे हैं हाँ हम कागज का बैलेट होना चाहिए। नहीं, अलग अलग ऐसे देश है, जर्मनी और यूरोप के देश भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा एक विवाद है, और इस विवाद के ऊपर जो विशेषज्ञ है ये सवाल उनसे करना चाहिए। मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था माधव देशपांडे जी, वो पुणे में रहते हैं। वो अमेरिकी सरकार, बराक ओबामा का सरकार को उन्होंने सलाह दिया था। वो इस विषय के ऊपर जानकारी है। अगर आपका कोई दर्शक चले जा सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। लगभग आधा घंटा का इंटरव्यू है। वो सारे बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट कहाँ कमियां हैं, कहाँ गड़बड़ हो सकता है, मशीन में कहाँ गड़बड़ हो सकता है, ये सब उन्होंने विस्तार से बारीकी से समझाया। तो इससे ज्यादा, और इसमें देखिए जैसे कन्नन, ये किताब में कन्नन गोपी उनका भी लेख है, तो देखा जाएगा अभी जो पढ़ने चाहते हैं, जो सुनने चाहते हैं। लेकिन मतलब जो हम लोगों का एक कर्तव्य था, एक जर्नलिस्टों का कर्तव्य है कि हमने कोई स्टोरी की और पब्लिक के सामने रख दी। पब्लिक कैसे रिएक्ट करता है ये पब्लिक के ऊपर होता है। लेकिन मैंने जो अभी नोटिस किया, पॉलिटिकल पार्टियां तो किसी ने इस इशू को बहुत सीरियस नहीं लिया। नहीं, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। अलग अलग मुद्दा है, वोट चोरी का भी बात है। जो आपसे मैंने सवाल किया था, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी 17 तारीख इतवार के दिन दोपहर 3 बजे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कोई कारण हो सकता है। मैं इसी किताब में और भी आपने बहुत सारे जो मुद्दे उठाए हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग का उठाया है, इलेक्शन बॉन्ड का उठाया है, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए ये मुद्दा नया नहीं है। बहुत दिनों से बहुत लोग इस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि देखिए आप जानते हैं, मैं जानता हूं, चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आता है, चुनाव प्रचार करने के लिए कहां से आता है पैसा। हमारे हर राजनीतिक दल के बारे में कह रहा हूं, राजनेता हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह, हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोला से इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कौन पैसा देते हैं? और ये जो पैसा जो देते हैं चुनाव के बाद की, उनको आप मदद करते हैं या नहीं? हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो आपका राजनीतिक दल का जो खाता में आप दिखाते हैं, जो चुनाव आयोग के सामने आपको आपका जो बैलेंस शीट है, जो आपका हिसाब किताब आपको देना पड़ता है, जो सार्वजनिक करना पड़ता है, आप जो दिखाते हैं और जो खर्चा होता है, इसमें काफी अंतर है। शायद 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप जान, ये भी भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार आपको मालूम है कि इतना पैसा इन्होंने दिया, इस दिन दिया। और ये आप भूलिए मत, भारतीय स्टेट बैंक ये सब सूचना देने के लिए तैयार नहीं था जी। हमारे पत्रकार मित्र पूनम अग्रवाल जी ने बोला कि हर बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक सीरियल नंबर है, वाटर मार्क है। इसका मतलब
आपके पास सारे सूचना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक किया। तो मगर जो भी आपने दिखा, जितना भी पैसा आपने दिखाया, ये एक छोटा सा हिस्सा है, मगर आपको मालूम पड़ गया कि ये कंपनी इतना पैसा दिया ये राजनीतिक दल को इस दी। अडानी और अंबानी, और आपने मैंने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने किया। क्रोनिक कैपिटलिज्म पे आपने किताब भी लिखी है, गैस वार्स के नाम से। गैस की जंग, हाँ, गैस की क्या? ये लगभग मोदी जी आने के पहले ही 2014 में मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 2 और व्यक्ति थे, हम लोग मिलकर एक लेख लिखा था, मोटा किताब लिखा था कि किस तरह से प्राकृतिक जो गैस है, जो हमारे बंगाल का घाटी के नीचे, समुद्र के नीचे जो गैस है, ये उड़ीसा, हाँ, नहीं आंध्र प्रदेश है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो घाटी है, बेसिन है वहाँ पे, तो वहाँ पे जिस तरह से ठेका मिला अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ा भाई अंबानी, किताब बहुत सारे विषय के ऊपर है, क्रोनी पूंजीवाद के लिए है। हमने कहा ये सचमुच पूंजीवाद नहीं है, ये आपका दोस्तों के लिए पूंजीवाद है, आपका भाई भतीजा के लिए पूंजीवाद है, ये सचमुच पूंजीवाद नहीं, समाजवाद तो भूल ही जाइए। किताब में ये लिखा है कि ये 2 भाई, छोटा भाई अनिल अंबानी और बड़ा भाई मुकेश अंबानी, इन दोनों का भी जो जबरदस्त एक झगड़ा हुई थी धीरूभाई अंबानी गुजर जाने के बाद, इस बहुत सारे कारण हैं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो गैस है, ये जो प्राकृतिक गैस है, क्या इसका दाम होना चाहिए, कौन इसका नियंत्रण करेगा, प्रबंधन करेगा, इसके ऊपर विवाद। सिर्फ टीना जी और नीता जी एक दूसरे के साथ दोस्ती जितना होना चाहिए नहीं है, वो तो अलग बात है, पर ये है देश का संपत्ति, हर नागरिक का संपत्ति है, सिर्फ आपका मेरा संपत्ति नहीं है, आपका बेटा, उनका बेटा, आपका पोता का भी संपत्ति है। और अगर ये देश का जो संपत्ति है, ये सार्वजनिक एक संपत्ति है, तो इसका क्या दाम होना चाहिए, किसका कीमत क्या होना चाहिए, किस तरह से अब बंटवारा करेंगे, कौन मिलेगा, जनहित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ 2-4 लोग को फायदा मिलना चाहिए। ये किताब का संक्षिप्त में यही कहानी है। भारत में हो रहा है, ये छोटा सा एक एग्जांपल है। आप देखें जितना ट्राइब्स एरियाज हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड, जी बिल्कुल, कोयला का खनन हो रहा है, इस विषय के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। हाँ जी, कोयला या काला सांप, हाँ, वो ये सारे विषय के ऊपर मेरा वेबसाइट में अगर यूट्यूब चैनल में चले जाएंगे, सब कुछ है, सब सार्वजनिक है, मुफ्त में लोग देख सकते हैं। किंतु आपने यही सबसे बड़ा इशू है। मुद्दा ये है कि ये प्राकृतिक संपत्ति ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का बाप या बेटा का नहीं, ये भारतवर्ष का हर नागरिक का है। आप प्राकृतिक गैस बोलिए, आप कोयला बोलिए, आप लोहा अयस्क कहिए, इस सारे विषय के ऊपर हमने एक गैर कानूनी तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस आयरन ओर के जो गैर कानूनी माइनिंग, इसके ऊपर में हमने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाया है। जी, आपने तो बहुत सारे इशू उठाए, सू द मैसेंजर, वो अलग बात है, मीडिया एथिक्स, टाइम फॉर कॉलिशंस, द प्राइस पावर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी आपने किताबें लिखी हैं। लेकिन ये सरकार, ये मैं अकेला और सह लेखक के सब 9 किताब हमारा प्रकाश किया। हमारा लेटेस्ट है ओला के जो मालिक है भावेश अग्रवाल, उनके ऊपर, और मैंने 41 किताब भी प्रकाश किया। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, जो मुद्दे आप उठाते हैं, आपको इतना अनुभव है, आजकल ये मीडिया में बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं मीडिया में, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी
कौन निभाएगा इसकी? पॉलिटिकल पार्टियां? सभी भी ये सब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मीडिया वालों ये सारे मुद्दा सबके सामने लाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो जो पत्रकार है और जो मीडिया है, आप कहते हैं चौथा खंबा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपका काम क्या है? आप सवाल कीजिए जो भी सत्य में है। अब जो सत्य है, जो सत्य है, जो सच है, आप सबके सामने ले आइए। अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो जाता है और नया सरकार आने के पहले ही आप हजारों पेड़ काट देते हैं क्योंकि वो जंगल के नीचे कोयला है, क्या तो आपको किसको लोग के सामने बताना चाहिए कि यही हो रहा है, यही हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी आपने सुना कि इन इशू को उठाया हो? हाँ, उठाया। आप कह सकते हैं कि जितना उठाना चाहिए और ऐसा उठाना चाहिए। और सारे ऑपोजिशन में सर विरोधी दल के लोग भी यही सारे पूंजीपति से पैसा खाते हैं। मगर और बात है, ऐसा नहीं है कि पूरा हम भविष्य अंधकार देखते हैं। कुछ लोग हैं हमारे युवाओं के अंदर, हमारा पत्रकार दोस्तों के अंदर, आप जैसे हमारे भाइयों बहनों और राजनीतिक दल में भी ये सारे विषय, ये सारे मुद्दे के बारे में बात करते हैं। बहुत सीरियस इशू है सर, गंभीर इशू, गंभीर तो होगा ही। तो हर बार आप क्या नाच गाना मनोरंजन, इसमें तो पूरा जिंदगी नहीं जाता है। कुछ गंभीर मुद्दा भी है जो हर देश का नागरिक के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ आप नहीं, आने वाले फ्यूचर जनरेशंस, आपका बेटा, आपका पोता के, उनके जीवन के ऊपर एक असर पड़ेगा। सर, आप कोर्ट में पेगासस के मुद्दे में भी आपको बुलाया गया और ये इशू हमें नहीं बुलाया गया। अब मैंने पिटिशनर हूँ, मैंने याचिका लॉन्च किया। आई एम वन ऑफ द पिटिशन। आपको बुलाया गया अभी तक क्या? नहीं, हमें वो जो एक समिति गठन किया था, जस्टिस रमन्ना जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक समिति गठन किया था। उसमें टेक्निकल कमेटी थे और भी मेंबर्स थे। उन्होंने हमें बुलाया था। ये राविंद्रन साहब की कमेटी है। हमने उनके सामने उनका, मैं कुछ एक स्टेटमेंट था, मैंने दे दिया। वहाँ के लोग सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। ये भी सार्वजनिक है। आप भारत सरकार का NIC का जो चैनल है उसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। सर, आप कोर्ट में पेगासस के मुद्दे में भी आपको बुलाया गया और ये इशू हमें नहीं बुलाया गया। अब मैंने पिटिशनर हूँ, मैंने याचिका लॉन्च किया। आई एम वन ऑफ द पिटिशन। आपको बुलाया गया अभी तक क्या? नहीं, हमें वो जो एक समिति गठन किया था, जस्टिस रमन्ना जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक समिति गठन किया था। उसमें टेक्निकल कमेटी थे और भी मेंबर्स थे। उन्होंने हमें बुलाया था। ये राविंद्रन साहब की कमेटी है। हमने उनके सामने उनका, मैं कुछ एक स्टेटमेंट था, मैंने दे दिया। वहाँ के लोग सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। ये भी सार्वजनिक है। आप भारत सरकार का NIC का जो चैनल है उसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। दुख की बात है कि ये रिपोर्ट, एक मोटा रिपोर्ट, कोर्ट में जस्टिस रमन्ना रिटायरमेंट का एक दिन पहले उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसमें आप ऑब्जर्वेशंस है, सलाह है, रिकमेंडेशंस है, इसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं हुई है। ये 2.5 साल के आसपास हो गया। जस्टिस रमन्ना ने ये भी कहा था कि ये बाकी जो रिपोर्ट है इसमें कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, निजता का उल्लंघन हो सकता है, इसको हम काट देंगे। इसके लगभग 2 साल के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने इस मैटर के ऊपर, इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई। बड़े बड़े वकील साहब दोनों साइड में थे।
जवाब था ये जो पेगासस के बाद था, ये सब बहुत खतरनाक एक स्पाईवेयर है। आपका फ़ोन के अंदर चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं क्लिक कीजिए मैलवेयर आ गया, ऐसा नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारा फ़ोन के अंदर किसी ने सॉफ्टवेयर डाल दिया और सब कुछ सुन रहे, सारे मैसेज पढ़ रहे हैं, सारे बात सुन रहे हैं, जो भी फ़ोटोज़ है सब कुछ देख रहे। तो ये एक जांच हुई थी लंबा चौड़ा। एक फॉरबिडन स्टोरीज़ करके एक फ्रांस का एक इंटरनेशनल एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था, उनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल थे। मेरा फ़ोन का भी जांच हुई थी विदेश में, कनाडा में, टोरंटो में, सिटीजन लैब में, एक बार नहीं बार बार। कलकत्ता में एक समिति गठन किया था। यहाँ तो उसकी रिपोर्ट आई है आपके सामने? नहीं आया, नहीं आया। यही प्राइवेट है। हाँ, तो यही हम लोग सूर्यकांत जी से कह रहे। वो बोला कि एक जो आतंकवादी है इसका कोई निजता का अधिकार है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी फॉर अ टेररिस्ट। मैंने कहा कि आप जितने लोग का फ़ोन के अंदर पेगासस डाल दिया वो सारे क्या आतंकवादी हैं? इसमें राजनीतिक दल का नेता है, जर्नलिस्ट भी है और राजनीतिक दल का नेता था। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका फ़ोन भी है, उनका बीवी का फ़ोन भी है। वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। मुकुल रोहतगी जी जो भारत वर्ष के अटॉर्नी जनरल थे, उनका एक असिस्टेंट का, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उनके एक असिस्टेंट, क्या क्या नहीं है। अलग अलग लोग, जैसे अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे, उनका फ़ोन, क्या क्या नहीं। और तो राहुल गांधी, आपका अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी का भतीजा है, ये सब का फ़ोन तो है। प्रशांत किशोर, ये सब का फ़ोन, ये बड़ा लंबा लिस्ट है। आपने बहुत सारी स्टोरी है, अभी अंबानी का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, अदानी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। सर यही बोलते हैं लोग फेवरेट, लोग भूल जाते हैं कि मैं अडानी के ऊपर लिखा। हमारे खिलाफ एक मानहानि का केस है, इंडिया बुल्स, समीर गेहलोत। आपको अभी अभी मैंने दिखाया, ओला के भाविश अग्रवाल के ऊपर भी मैंने किताब लिखी। हमने जो थापर जी, गौतम थापर जी, सीजी ग्रुप, उनके ऊपर हमने कुछ लिखा। हमने अलग अलग कॉर्पोरेट। अदानी का नाम इसलिए है, मतलब बहुत लिया जाता है आपके साथ में, कि उन्होंने बहुत आपके ऊपर केस भी किए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप डिफेमेशन का केस भी हुआ था और वो फिर चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ अडानी घराना का वकील 6 मानहानि का केस चला रहे हैं। 5 है गुजरात में चल रहे, 1 राजस्थान में चल रहे, अलग अलग लेख के ऊपर। ये सारे लेख आपका दर्शक अगर पढ़ने चाहेंगे पढ़ सकते हैं। एक लेख वायर में है जिसके लिए हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक में था, हमको नौकरी छोड़ना पड़ा। आपने रिजाइन किया, ये ऐसा तो आजकल कोई कर नहीं सकता। उन्होंने कहा था इसको हम हटा रहे हैं। देखिए, कर रहे हैं। उस दिन हमें बुला के बोला कि आपने ये पूरा संस्था, इसका ईथॉस, एग्जैक्ट वर्ड्स, आपने ईथॉस खत्म कर दिया। ये जाने मानी एक संस्था है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, इनका उम्र भारतवर्ष की उम्र के आसपास है। आप अपने नाम में लेख मत लिखिए। एक सह संपादक हम ला रहे, इस तरह से बात किया और बोला कि ये जो लेख जिसके खिलाफ जो ट्रस्टीज, जो पब्लिशर है, हमारे अनुमति नहीं लेके आपने वकील का चिट्ठी का जवाब दिया, ये बहुत ही गंभीर एक खराब काम आपने किया। मतलब एक मिनट मैं खत्म कर देता हूँ। प्रबीर के साथ एक और भाई साहब है, छोटा शेयर होल्डर है, मैं, और हमारे साथ हमारे एक सह लेखक था। एक बार नहीं 4 बार हमें राजस्थान में एक ग्राम के न्यायालय में जाना पड़ा ये मानहानि केस के ऊपर। ये ग्राम का न्यायालय कहाँ है? कोटा जहाँ है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। क्यों वहाँ पे है? कि वहाँ से 10 किलोमीटर दूर अडानी का एक बिजली उत्पादन का कारखाना है। ये केस चल रहा है सर, ये पूरे मैटर। और एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, जो केस में आपने बोला बिना जमानत के थे,
मैं फरवरी 2001 में गया। उसके बाद 2 महीने के बाद एक बार और मैंने गया, वही अदालत के सामने। अभी तक कुछ नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ा? आप कह रहे हैं मैं मानहानि किया अडानी जी का कंपनी का, तो आप केस अचानक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमने बोला ट्रायल शुरू करो ना, क्यों नहीं शुरू कर रहे? तो इसकी डेट वगैरह लगती है? हाँ, डेट पे बुला अभी तो ये तो कहा मार्च 2021 के बाद कितना टाइम हो गया, 4.5 साल हो गए, डेट नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा ही वो मजिस्ट्रेट साहब भी वहां से उनका बदली हो गया और कहीं आ गया। तो ये एक तरीके से आपका उत्पीड़न है। तो आप ये आपका बात है। तो अभी लगा नहीं कि आप टूट गए, फैमिली का दबाव आया आपके ऊपर की? हाँ, बहुत बार हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली के लोग, हमारे परिवार के लोग, बहुत लोग बोला ये सब क्यों कर रहे हो, बहुत हो गया, तुम्हारा उम्र अभी 70 साल होने वाले हैं, भूल जाओ इन लोग को। इन लोग के पास लड़ के तुम कभी नहीं जीत पाओगे। इनके पास पैसा है, इनके पास अदालत है, इनके साथ अदालत जाएगा, इनके पास बड़े बड़े वकील है। आप कौन हो? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 10 लोग से भीख मांग के अपना काम करता हूँ, किताब प्रकाश करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। सचमुच मैं भिक्षुक बन गया अडानी की वजह से? नहीं, मैंने जानबूझ के बना। एक समय में नास्तिक आदमी था, अब अपने आप को एग्नोस्टिक बोलता हूँ, अज्ञवादी। गौतम बुद्धा भी एग्नोस्टिक थे, मगर भिखारी मुसीबत के लिए भीख मांगते हैं। जो बौद्ध धर्म का भिक्षु होते हैं वो जानबूझ के भीख मांगते हैं। एक भिखारी अपना पेट भरने के लिए, अपनी बेटी, अपना बेटा को पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। मगर जो भिक्षुक आदमी है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, गौतम बुद्ध का संदेश प्रचार करने के लिए, उनका आदर्श लोगों को बताने के लिए भीख मांगते हैं। कोई किसी दान दे देते, कुछ खाना देते, कपड़े देते, रहने का जगह देते हैं। तीसरी फर्क सबसे महत्वपूर्ण है। जी, हमारे यहाँ भी वो गौतम बुद्ध रखे हुए हैं। हाँ, ये मैंने अभी देखा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक फर्क है, तीसरी फर्क है। एक भिखारी को आप कुछ मत दीजिए, आप पैसा मत दीजिए, खाना मत दीजिए, कुछ दान मत कीजिए। वो भिखारी, वो महिला सिर्फ आपको गाली नहीं, आपको शाप दे सकते, अभिशाप दे सकते, कर्स, यू कैन बी कर्स्ड। ये हमारे भिक्षु कभी नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम चल रहे। हम न्यूज़ में गलत कारण के लिए आ जाते हैं तो लोग थोड़ा बहुत हमें दान कर देते हैं। कोई हमारा बैंक का खाता में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया भी देते हैं, वो डरते नहीं इतने। अगर कोई ज़्यादा पैसा देने चाहते हैं, वो डर जाते हैं कि हमारे पीछे कल आयकर विभाग पहुंच जाएगा, हमारा घर में ये कारण दिखाओ नोटिस आ जाएगा, ईडी वालों पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल जो मुझे समझ में आया है कि अगर हम अडानी पे स्टोरी करेंगे तो ईडी हमें क्वेश्चन करेगा। ये आपका कहना है, ये मैं कुछ नहीं कहूँ। ओवरऑल तो समझ में आया है, जिस तरीके से आप अडानी पे स्टोरी कर रहे थे और ईडी पूछने आती थी, इसका मतलब क्या हुआ? जो वास्तव है, जो फैक्ट्स है, वो आपको मैंने बताया। इसके ऊपर आपका किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, वो आपका मत है, आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। इनके बहुत सारा वो ड्रग्स भी पकड़ा गया फिर। हाँ, मैंने भी पढ़ा, अखबार में पढ़ा, वेबसाइट में पढ़ा। 1000 करोड़ रुपीस का 2988.21 किलोग्राम। ये जिस ट्रस्ट का वो आपने मुद्रा पोर्ट का नाम लिया, मुंद्रा, हाँ, उसी पोर्ट पे पकड़ा गया। देखिए, मुंद्रा पोर्ट भारतवर्ष के निजी पोर्ट में सबसे बड़ा है। वो भारतवर्ष का जो बॉर्डर है उसी के आसपास है। तो क्या जानकारी आपको दे सकता हूँ कि गौतम अडानी जी को 20-25 साल पहले किसी को मालूम नहीं था ये व्यक्ति कौन है। जी, पेट्रोल पंप था? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं था। वो हीरे का कारोबार करते थे, उनका परिवार।
मुंबई में वो पढ़ाई बंद कर दिया था, बीकॉम करते थे, वो ड्रॉप आउट हो गया, उसका परिवार का कोई प्लास्टिक वेस्ट का वो फिल्म्स बनाने से वहाँ से आज विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में है। अब पूरा भारतवर्ष में सिर्फ मुंद्रा पोर्ट के बारे में है, और भी समुद्र के जो बंदर है 12 ऐसे वो नियंत्रण करते क्या हैं। इसमें सर सच्चाई तो क्या है? एक मिनट खत्म कर देते हैं, 2 मिनट और। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, सब कुछ वही नियंत्रण करते हैं। कोयला खनन में एकदम कोल इंडिया के बाद नंबर 1 है। बिजली उत्पादन, कोयला से बिजली उत्पादन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बाद वो नंबर 1 आते हैं। शहर में गैस सप्लाई करना, वो भी सरकारी संस्था के बाद नंबर 1 है अडानी जी। मुंबई में रियल एस्टेट, धारावी का प्रोजेक्ट, भारतवर्ष और शायद विश्व में सबसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब कहीं नहीं मिलेगा। कहानी वहाँ नहीं खत्म होता है, और भी लंबा कहानी। फॉर्चून ब्रांड का तेल आपने सुना ना, वो अडानी जी का कंपनी। आपने सेब अडानी सेब का जो वितरण करते हैं, विदेश से आते हैं, यहाँ हिमाचल कश्मीर से वितरण करते हैं, और ड्रोन्स बनाते हैं उन्होंने, जो इजराइल में इस्तेमाल होता है ड्रोन, और अलग अलग हथियार बनता है। क्या क्या हमें नहीं है। एंड वन पॉइंट दैट यू डिड नॉट मेंशन, लेट मी मेंशन, वो हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर एक रिपोर्ट आया था जनवरी 2003 में, जनवरी 2003 नहीं, सॉरी, जनवरी 2004 में। उसमें एक ही भारतीय पत्रकार का नाम है, और वो आपके सामने बैठे हैं आज। जी, आपका नाम? बस ठीक है। क्या होगा अमेरिका में, जो केस चल रहा है, क्या क्या होगा, ये समय बताएंगे। मैं इसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। ये जो आप नाम का बात कर रहे हैं कि अडानी उसमें से एक नाम है, अंबानी दूसरा है, ऐसा जो अभी जिस आइडियोलॉजी पे सरकार चल रही है। देखिए, जो अंबानी का, जो मैं कहता हूँ चिड़ियाघर, वो कहेंगे नहीं वरिष्ठ पशु ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसके ऊपर भी हमने रिपोर्ट किया। अच्छा, इससे पहले जैसे बोला सीजी ग्रुप, गौतम था उसका, भावेश अग्रवाल, मैंने काम अपना करते हुए पालन करता। अभी जो मतलब अगर आप कह रहे सरकार, तो ये रिसर्च की 5 इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट को चुना है भारत ने, सरकार ने, जो कि नेशनल चैंपियन। हाँ, तो जिनको मतलब इंटरनेशनली प्रमोट करना है, इसलिए ये रिसोर्सेज जो इंडिया के मिनरल्स हैं सभी जगह इन 5 का कब्जा होगा। और जो आपने पहले बात उठाई थी जल जंगल जमीन की, वो सारा इन्हीं के हाथों में चला जाएगा। ठीक है आशीष, ये क्यों भारतवर्ष पे ये जो संपर्क है, जो बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े राजनेता के बीच नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, ये नया कुछ नहीं है। भारतवर्ष में भी नहीं है, विदेश में भी नहीं है। आप देखिए, दक्षिण कोरिया के बाद लोग कहते हैं, वहाँ सरकार, वहाँ के शेबॉल्स बोलते हैं इनको, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना होते हैं, इसमें सब लोग मालूम है, ऐसा सैमसंग जैसा कंपनी, ह्यूंडाई जैसा कंपनी, जापान का भी ऐसे लोग हैं। छोटे छोटे देश है, मगर इनका जो उद्योगपति है और निजी कंपनी है, इन लोग इनका जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जो तकनीक इनका जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग चीज़ जो बनाते हैं, पूरा विश्व में इनका नाम, हुआवे जैसे। तो अभी मतलब आप ओवरऑल मेरा सिर्फ कहना था कि भारतवर्ष में ऐसा हम उदाहरण नहीं देखते हैं जी, लेकिन आने वाले टाइम समय बताएंगे जी। इंटरनेशनली जैसे आप सारे स्टेट को देख रहे हैं, जैसे अमेरिका हुआ, या फिर आपने अभी जिनका नाम लिया है, अपना इंडिया भी उसी लाइन में जा रहा है कि कहाँ ये तो बिजनेसमैन है, स्टेटमैन का। सर देखिएगा, ट्रम्प ने सारा अभी आप देखिए, अगर कोई डील होती है, आप बिजनेस की डील होती है, टैरिफ की बात हो रही है, आप देखिए स्टेटमैनशिप तो कहीं है ही नहीं। कितने लोग ट्रम्प के नाम में अपना बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, हाउसिंग। देखिए, ट्रम्प सबको आश्चर्य कर दिया। आप भूलिए मत,
तो यहाँ भी तो प्रधानमंत्री 5 साल ही प्रोडक्ट के लिए वो अप्रोच कर रहा था, वो उसी देंगे। 5 साल पहले, आप भूलिए मत, 5 साल पहले जब जिस चुनाव ट्रंप हारा, जो बाइडेन ने जीता, उस समय मोदी जी कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने कहा, सब कुछ भी किया। अब यही ट्रंप बोल रहे कि आप रूस से आप कच्चे तेल खरीद रहे हैं तो आपके खिलाफ हम कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। बढ़ा भी दिया। इसका असर पड़ेगा छोटे उद्योग, लघु उद्योग, जो कपड़ा बनाते हैं, जो अमेरिका में जो निर्यात करते हैं, जो अपना जो प्रॉन्स जैसे समुद्र के फूड, सी फूड्स, उनके ऊपर असर पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हीरे बनाते हैं, जो 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 अलंकार बनाते हैं, इन जो छोटे छोटे उद्योग, इन में तो अभी बता रहे बहुत लोग बेरोजगार हो गए अभी, उनका जी आर्थिक स्थिति खराब है जी। आप कुछ भी कहिए, अपने आप को विश्व गुरु बोलिए, आप दिखाइए कि हम कितने अच्छे, हमारा बेहतर, हमारा अर्थव्यवस्था है, मगर तो असलियत है बड़े बड़े समस्या है। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक तो है जो अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, जो असमानता है, ये ब्रिटिश के समय भी ऐसा नहीं था। ये मेरा बात नहीं है, ये थॉमस पिकेटी और अलग अलग अर्थशास्त्री इन्होंने जांच करके, इन्होंने रिसर्च करके ये बताया। दूसरी जो बात है, जो बेरोजगारी युवाओं का, ये भी मैं समझता हूं एक स्तर में पहुंच गया, बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया। और हमें लग रहा है सरकार का नीति, सरकार अगर बड़े बड़े पूंजीपति के ऊपर निर्भर करके इन्हीं ने हमारा युवाओं को नौकरी देगा, मैं समझता हूँ ये रास्ता ठीक नहीं है। आपने देखिए बड़े बड़े कंपनीज जैसे हैं, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हजारों लोग का नौकरी चला गया। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है। और हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं, इसमें लगभग आपका 70 करोड़ से ज्यादा लोग, इनका उम्र 27, 28, 29 और यंग पॉपुलेशन है, युवाओं का देश है हमारा। तो फिर आपकी फिलॉसफी क्या कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, लेफ्टिस्ट माना जाता है, या फिर किस आइडियोलॉजी को राइट भी? वो मेरा सेंटर, देखिए हमें क्या खाना पसंद कर, हमें कौन सा खाना पसंद करते हैं, हम नूडल्स पसंद करते हैं या इडली डोसा पसंद करते हैं, हमारा वो व्यक्तिगत है। हमारा विचारधारा जो है वाम है, वामपंथी हूँ मैं या दक्षिणपंथी हूँ या मैं बीच में हूँ, मैं नेहरू जी का मिश्रित अर्थव्यवस्था या अर्थनीति में विश्वास करता हूँ, या मैं दाएं जाता हूँ या बाएं जाता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इसमें क्या लेना देना है? मैं तो पत्रकार हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। आपके जर्नलिज्म में एक्टिविज्म दिखता है सर। इसमें क्या है, एक व्यक्ति वो अलग अलग भूमिका होता है। आप एक मर्द है, आप भारतवर्ष के नागरिक है, आप विश्व का नागरिक है, आप एक हस्बैंड है, आप एक पिता है, आप पत्रकार भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप सूचना भी देते हैं, आप सूचना के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। ये क्या बात है? ये नया क्या है? आप पत्रकार है, इसका मतलब क्या है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं? कोई कानून आपको लिख के दे कि यू कैन बी ओनली दिस एंड नॉट दैट? देखिए अलग अलग डायरेक्टली नहीं, देखिए तो होता ही है। देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग जीवन में समय आता है, अलग अलग भूमिका, अलग अलग काम करना पड़ता है। ये हर्षद मेहता वाला सर आपने चर्चा की थी जब हम लोग इनफॉर्मल मीटिंग में थे, तो आपकी मीटिंग भी हुई है, बहुत कम लोग जानते हैं सर, क्या था मामला? ये उस समय मैं CNBC टेलीविजन 18 में हर रोज़ एक नया प्रोग्राम करता था। 6 साल में मैं 1800 आधा घंटा का प्रोग्राम किया, हज़ारों लोग आए थे। कुछ लोग मैं कोशिश किया मगर नहीं सफल हुई उनको लाने के लिए। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, सोनिया गांधी, जयललिता जी,
एक व्यक्ति हमारे स्टूडियो में, उस समय हमारा स्टूडियो था कालका जी में, टीवी 18 का स्टूडियो, एक भाई साहब आए थे, उनका नाम है हर्षद मेहता। वो बोला आप इंटरव्यू कीजिए मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा। वो खुद आ गए थे वहाँ पे, हमें गाड़ी भेजना नहीं पड़ा। तो हम बैठ के जब बात कर रहे थे, हर्षद मेहता जी ने हमें कहा ये कुछ सवाल आप हमसे पूछ नहीं पाए, आप नहीं पूछ सकते हम। तो मैंने बोला हर्षद जी ऐसा मत कीजिए, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका अधिकार है मेरा सवाल का जवाब मत दीजिए आप, मगर मैं सवाल करना मेरा हक है, मेरा अधिकार है। तो स्टूडियो बुकिंग हुई थी, समय बीत गया, बहुत लोग आके देख रहे थे हर्षद जी को, और फिर इंटरव्यू नहीं हुई, नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने निकल गया, मैं उनको गेट तक, गाड़ी तक पहुंचा दिया। कुछ सालों के बाद वो गुजर गए थे। वो बहुत कम एज में, हाँ, बहुत कम उम्र में। क्या था मामला? आज की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं जानती हर्षद मेहता, बहुत पुराना केस। देखिए, सुचित्रा दलाल और देवाशीष बासु ने इस विषय के ऊपर एक किताब भी लिखा है। हर्षद मेहता जी एक पूरा सीरियल बनाया है। ये लंबा कहानी है, लेकिन कुछ लोग जो उसके पीछे थे, जैसे हमने अपनी, आप एक बार वो किताब पढ़ लीजिए। हम दर्शकों के लिए मेरे सामने एक तरह से हर्षद मेहता अपराधी थे। हाँ, अपराधी थे। वो अकेला अपराधी नहीं थे, और भी लोग थे। वैसे इसका हमारे पास सबूत नहीं है, नाम करने का क्या फायदा होगा। जाने माने लोग थे। मैं समझता हूँ ये पूरा लंबा कहानी है। ये सारे 90 के दशक में हुई थी। जो कि आप वो ठीक आर्थिक उदारीकरण 91 में शुरू हुआ। एक साल के बाद ये घोटाला हुई थी। उस समय नरसिम्हा राव भारतवर्ष का प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे। ये इस विषय के, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये किताब आप पढ़ लीजिए। मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ लूंगा, दर्शक रह जाएंगे सर। नहीं, उनको पढ़ने नहीं। आरबीआई कैसे, मतलब आरबीआई की आंखें बंद थी क्या? आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर एक रिपोर्ट किया था, जांच किया था, रिपोर्ट किया था। वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, वो रिपोर्ट पढ़ने से आपका पता चल जाएगा कि आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का जो भूमिका था उसमें कमियां थे बहुत। रामनिवास मिर्धा जी थे कांग्रेस का सांसद, उनके नेतृत्व में एक जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो था, सांसदीय समिति गठन किया था। एक मोटा लंबा चौड़ा रिपोर्ट आया। उसके बाद एक और घोटाला हुआ, वो केतन पारेख वाला घोटाला। उसका इतने मोटे मोटे रिपोर्ट आए हैं। केतन पारेख रिपोर्ट में अडानी जी का भी नाम है, उसमें सुभाष चंद्र का भी नाम है। वो सुभाष चंद्र मतलब जी ग्रुप के नाम है। ये सब ये गवर्नर कौन था, उस पे भी कोई एलिगेशन लगा था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था आरबीआई के बिना। जो स्कैम किया हर्षद मेहता ने, वो आरबीआई से जुड़ा था। इतना मैं कह सकता हूँ कि आरबीआई के बड़े बड़े अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के बड़े बड़े अधिकारी जिनको बुलाया गया था, वो जेपीसी संसदीय समिति ने हाँ बुलाया था। हर्षद मेहता को जी, उनको भी बुलाया था। तो इनका सारे जो बयान है ये सार्वजनिक है। तो मैं यहाँ बैठ के आज, कुछ नाम आपने मुझे 30 साल पहले, तो मेरे दर्शकों के सामने आप सर हमारे पास सबूत कुछ नहीं है। एक नहीं, सीधा बात देखिए, ये 90 के दशक का घटना है, 92। टुडे वी आर इन 2025, ओके, 35 साल के आसपास। तो बहुत कुछ हो गया। कुछ पॉलिटिशियन भी थे, बहुत पॉलिटिशियन को के वो समिति भी थे, उसमें बहुत लोगों का नाम आया था उसमें। मगर उसमें उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, मनमोहन सिंह जी भी मंत्री थे। जी। तो थोड़ा सा आप, मतलब एक प्रश्न ये छूटा था कि आपने बताया नहीं मुझे। आपने प्रॉमिस किया था कि हम केवल आपके सामने रिवील कर रहे हैं कि अडानी की मुलाकात हुई थी आपके साथ में। अडानी का क्या प्रपोजल था? जिस दिन हमने मिला, हम लोग 5 लोग थे। अडानी जी थे, गौतम अडानी जी, उनका वकील साहब थे, मैं,
मेरा वाइफ, मेरे बीबी और मेरा वकील साहब थे। और वो मीटिंग का कंडीशन था कि मीटिंग के अंदर वो लगभग 2 घंटा, 1 घंटा 55 मिनट का मीटिंग में जो भी बातचीत होता है एकदम ऑफ द रिकॉर्ड है, एकदम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं एक सार्वजनिक मंच में ये कभी नहीं बताऊंगा। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, कोई प्रपोजल लेके आए थे या कोई प्रेशर था आपके ऊपर? मैं कुछ नहीं कहना था, मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रपोजल या प्रेशर? मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। अच्छा, नो कमेंट्स सर। मतलब बहुत लोग ये जानते हैं, लोगों को गलत फहमी है कि लेफ्टिस्ट, और मैंने ये जनता की तरफ से पूछा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने इमरजेंसी में अपनी पत्रकारिता स्टार्ट की थी और जॉब छोड़ दी थी। तो जॉब नहीं छोड़ा, दर्शकों के लिए नहीं जॉब नहीं छोड़ा। कैसे आया? नहीं सुनिए, आखिरी 2 साल जो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, उस समय आपातकालीन इमरजेंसी टाइम था। तो लोग हमें पूछा कि आप क्यों पत्रकार बने, तो मैंने बोला थैंक्स टू इंदिरा गांधी, उन्हीं के लिए। ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़ने के बाद मैं और कुछ कर सकता था, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, कहीं भारत सरकार में काम कर सकता था, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। उस समय माहौल ऐसा था, मैं आई डिसाइडेड टू बी अ जर्नलिस्ट। और आज 48 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हाँ, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो किया ठीक किया। कभी कभी हमें लगा ठीक किया, कभी कभी खराब किया, कभी कभी बोलते और कुछ करना चाहिए था। हमें तो एक ही बार जीना है जी। आपको डर नहीं लगता? ये मैं समझ गया सर, शेक्सपियर जी, जूलियस सीजर में जी, एक उनका कहना था, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स। जो डरे हुए लोग हाथ रहता ना, जो डरपोक होता है ना, वो बार बार मरते हैं। एक आदमी मैं समझता हूँ एक ही बार मरेगा। जी सर, मुझे जो आपसे बातचीत करके मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया कि आप में एक हीरोइज्म वाला एक मतलब ये सब करेक्टर है। ये आपका बात है जी, मैं कहीं हीरो नहीं हूँ, कहीं नायक नहीं हूँ, खलनायक भी नहीं हूँ। मैं अपना जो कर्तव्य है मैं पालन किया, मैं पत्रकार का कर्तव्य का पालन किया, बस। पत्रकारिता से ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा जॉब है। जी, मैं हीरोइन की बात इसलिए लेके आया कि कभी मान लीजिए आप फिल्म बनती है तो उसमें एक हीरोइन होती है, अरे साइड लव होता है। सर, सर ये कभी आप मेरा वाइफ से बात कर लीजिए इस विषय। नहीं, आपका कभी हुआ इस संबंध में कुछ? मतलब कैसे आपकी यंग लाइफ कैसी थी? देखिए, मेरा पिताजी वो तो कारोबार करते थे जी, हमारा पिता और मेरा माँ दोनों पूर्व बंगला से आए थे जी, 30 का दशक जब खत्म हो रहे थे, 40 का दशक जब शुरू हुई, उस समय बंगाल का अकाल चल रहे थे, ग्रेट बंगाल फैमिन। उस समय दूसरी विश्व युद्ध चल रहे थे, गोदाम में चावल गेहूं थे मगर लोग भूखे मर रहे थे। उस समय 40 का दशक पे जापानी लोग बम फेंक रहे थे कलकत्ता के ऊपर। उस समय हिंदू मुस्लिम दंगा चल रहे थे 40 का दशक में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 में दिल्ली में भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उस समय मोहनदास करमचंद गांधी कलकत्ता में अनशन में थे। ये भारतवर्ष के इतिहास। मेरा सौभाग्य कि मैं अपने पिताजी अपना नोआखाली के बाद ही हुआ, बाद हुई थी नोआखाली से पहले हुई थी। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मेरा माँ, मेरा पिताजी, उनके मुंह में ये सारे कहानी मैंने सुना, अपना आँख के सामने देखा। सड़क के लोगों का खून बह रहे हैं। वो खून किसका था? हिंदुओं का था या मुसलमान का था? किसी को मालूम नहीं है, उनको भी मालूम नहीं था। तो इस माहौल में, इस परिवेश में 1955 साल में मेरा जन्म हुई थी। हाँ, और मेरा फादर, मेरा पिताजी, वो जूट के बिजनेस में थे, जूट के कारोबार में थे। वो अच्छा पैसा कमाया। तो एक तरह से मैं
मेरा भाग्य ऐसा था कि आई वॉज बॉर्न इन टू अ प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड, तो हमें कभी किसी का कमियां नहीं था। हमारा घर पे गाना, खाना, रहने का जगह, कपड़ा, तो आई वॉज लकी। तो यंग एज में सर आप किस टाइप के थे? अभी जैसे आपका अरे सर, हम जब बच्चे होते हैं हम तो बहुत कुछ करते हैं, जो आज हम कहते हैं कि यार हम तो कॉलेज में हमें पढ़ाई करना चाहिए था, हम तो सब कुछ किया, पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, अब आज क्या करूंगा मैं, आपका जो होगी। तो इकोनॉमिक जी जी जी, हाँ, खतरनाक सब्जेक्ट लो इकोनॉमिक्स। जी। हाँ, मैं भी भाग गया एक समय, हमें जबरदस्त दबाव आया कि ये करो, पढ़ो। मैं मैथमेटिक्स में भी कभी भी, मगर देखिए जो हो गया हो गया। अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स ही आपके काम में आया। पता नहीं आया कि नहीं। तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या नहीं 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 नहीं, अरेंज नहीं थी ना? वही तो फिल्म मतलब वही जो कैसे हुआ सर? और किसी दिन आपका मेरा व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम कहेंगे सर। पॉडकास्ट में तो थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं कि ये एक शादी की, अब तो शादी हो गई होगी, नहीं। या अगर शादी नहीं हुई तो मैं पहला बार मैंने जो शादी किया था, मेरा बेबी अभी गुजर के आए थे, माई फर्स्ट वाइफ, दिस जयश्री इज माई, आई मैरिड हर, सो वी हैव 2 चिल्ड्रन जी। मेरी बेटी और मेरा बेटा जी। आप एक दिन उनको बुलाइए, उनसे सवाल कीजिए। हमसे सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं मेरा 2 महिला मेरे जीवन में, मेरा बेटी और मेरा बीबी सबसे ज्यादा हमें डांटते हैं हर रोज। फैमिली में तो सर ये जब कोई इतनी बड़ी शख्सियत से आप लड़ते हैं तो डरते होंगे, कभी तो डर लगता होगा। ये सवाल आप उनसे कीजिए, हमारा बेटा से कीजिए। मेरा बेटा वकील बनने वाले हैं। अच्छा, वो सर आपको देख के कि हमें अरे- फादर के लिए लड़ना है। अरे नहीं 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 नहीं, वो स्कूल में उनको मालूम था कि नहीं मैं वकील बनना चाहता हूँ। एक मतलब जो मीडिया का अभी रोल है, मीडिया पे हम लोगों ने कम सवाल पूछे, एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। मीडिया पे सर क्या दिखता है, कोई उम्मीद लगती है हाँ, आने वाली जनरेशन? जहाँ से हम शुरू किया वहीं से हम शुरू करते हैं। ये मैं मान लिया कि आज भारतवर्ष के जो मीडिया है, भारतवर्ष के जो लोक माध्यम है, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें पीक किया। जो रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया, जो सिर्फ सरकार का गुणगान करते हैं, विरोधी दल का आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। मान लिया ये सब कुछ, फिर भी मैं इतना निराशाजनक नहीं हूं। क्यों? जहां से हम लोग शुरू किया वहीं से चले जाइए। 17 तारीख अगस्त महीना में ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने सारे पत्रकार थे, कितने कठिन सवाल किया इन्होंने, जिसका संस्था लोग कहते हैं ये गोदी मीडिया है, मगर इन लोग भी सवाल किया, महत्वपूर्ण सवाल किया, कठिन सवाल किया, सख्त सवाल किया। तो मैं सुन के आशावादी हूं कि पत्रकारिता और स्वाधीन पत्रकारिता और निष्पक्षता से जो पत्रकारिता करना चाहिए, भारतवर्ष में अभी भी जिंदा रहेगा। ऐसा भी पत्रकार, 2-4 पत्रकार, अरे बहुत सारे हैं, 2-4 नाम, अरे 10 नाम दे देता हूं मैं। 2-4 अरे 10। जी। रवीश कुमार, ध्रुव राठी। ध्रुव राठी इज अ जर्नलिस्ट। हाँ, वो बहुत कुछ करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, यूट्यूबर है, वो भी पत्रकारिता भी करते हैं। अजीत अंजुम, आकाश बैनर्जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ वरदराजन, वायर के और भी लोग हैं, सीमा चिश्ती, सिद्धार्थ भाटिया, स्क्रोल जैसा पत्रकार है, नरेश फर्नांडिस, उसका पूरा टीम है, कारवां जैसे पत्रिका है, हरतोष बाल, अनंतनाथ, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम हमें। अनिरुद्ध बैल का नहीं लिया आपने? नहीं, अनिरुद्ध बैल भी था इसमें, है अभी भी, सॉरी है। और आप न्यूज़ लॉन्ड्री का बात मैंने नहीं किया, अभिनंदन सेकरी, रमन कृपाल और कितने सारे लोग, मनीषा पांडे, अतिल चौरसिया, मनीषा पांडे, इतना लंबा अग्रवाल, पूनम अग्रवाल। सर इस सब का नाम मैं नहीं ले पाया, वो नाराज हो जाएगा मेरे ऊपर कि मेरा नाम क्यों नहीं किया तुमने। लेकिन इसमें से मैं कुछ छोड़ दूं, कुछ को तो मैं जानता हूं, कुछ को छोड़ दूं, तो इनमें केस आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे केस हमारे ये हैं आपके ऊपर। सर ये आपका राय है जी नहीं, केस कौन नहीं, इनके खिलाफ पहला ऑनर मानता हूं। नहीं, इनके खिलाफ भी केस है। आयकर विभाग और ईडी ने रवीश कुमार के खिलाफ
रवीश कुमार के खिलाफ मुझे मालूम नहीं है। आपका अजीत अंजुम के खिलाफ वो बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे थे, एफआईआर लग गया। हाँ, देखिए इन लोग तो हाई प्रोफाइल है, शहर में बैठ के काम करते। जो खतरे में है वो है सॉरी आज जिस लोगों का नाम मैंने किया, इन लोग शहर में बैठ के एयर कंडीशन कमरे में हम काम करते हैं। हर समय नहीं, सड़क में निकालना पड़ता है, गांव-गांव घूमना पड़ता है। फिर भी आज जो पत्रकार जो काम कर रहे हैं, जो आज खतरे में है, वो ग्रामीण इलाका में जो काम करते हैं। जो ग्रामीण इलाका में जो बड़े बड़े माफिया डॉन, जो बड़े बड़े अपराधी है, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है। ये भी, इनको भी हत्या किया गया। छत्तीसगढ़ नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? हाँ, आप बहुत ब्रूटली मारा था उसे। अभी जो रिसेंट जर्नलिस्ट है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे। तो इन लोग आज खतरे में हैं। मैं जैसे लोग, रवीश जैसे हम लोग तो शहर में बैठ के काम करते हैं। ठीक है, हमें कोई गाली देगा, कोई ट्रोल करेगा, कोई हमारे खिलाफ कोई केस कर देगा, मगर इन लोग जिस तरह से काम करते हैं, संवेदनशील काम करते हैं, इनका जान, इनका जीविका खतरे में है। और इनको शक्ति और मिलना चाहिए। हम वकील का मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, और जो मीडिया संस्था है इनको मदद करना चाहिए, इनको नौकरी देना चाहिए, इसका लेख, इसका वीडियोस, इसको प्रकाश करना चाहिए, और इसका अच्छे पैसा भी मिलना चाहिए। वो सब है नहीं सर। अब तो जॉब बहुत कम मिलने से जा रहा है। तो मीडिया एक बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे चैनल बंद हो गए हैं वहाँ पर। मान लिया मैं आपके बात, ये पूरा विश्व में भी यही हुआ। और ठीक है, देखिए ये ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा आशावादी हूँ मैं, ज़्यादा आशावादी नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ आशावादी होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल होना चाहिए इसमें, नहीं तो रास्ते बंद हो जाएंगे। सर, 2 सवाल और मैं जानना चाहता हूँ। जब आप प्रेशर में होते हैं तो उसे रिलीज करने के लिए क्या करते हैं आप? नहीं, हम घूम के आते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। घूम मतलब पैदल चला जाता हूँ, कहीं स्विमिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ। किताबें, साहित्य वगैरह कभी कभी पढ़ लेता हूँ। जैसे कौन सी किताब? अरे बाबा, कौन सा किताब? और फिर कुछ ना कुछ हम देख लेते हैं। कभी वो क्या कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म में देख लेते हैं। समस्या है ना, मैं समीक्षा करता हूँ किताब का, तो जब हमें कोई काम देते हैं पढ़ने के लिए, वो प्राथमिकता मिलता है। मेरा घर में सैकड़ों किताब है जो मैं सोच रहा हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा। और गाना सुनता हूँ जी, गाना सुनते हैं अलग अलग, हाँ, हर तरीका का गाना सुनता है। ऐसा कोई गाना नहीं है। कौन पसंद? अरे बहुत सारे लोग को पसंद। रफ़ी? अरे सैकड़ों जी, फेवरेट? अरे हमारा एक फेवरेट नहीं, हमारे सैकड़ों फेवरेट है, हंड्रेड्स ऑफ। एक गाना? अरे नहीं सर, कोई गाना? अरे नहीं जी। अच्छा, एक बनाने में क्या पाएगा? आई कैन गिव यू 100 नेम्स। मगर जो गाना गाते हैं, जो म्यूजिशियंस है, इसमें भी बहुत लोग डरे हुए हैं सबके सामने कहना। जैसे अभिनेता जो है, एक्टर्स हैं, इसके बहुत बड़े हिस्से, जैसे हमारे पत्रकार भी, जैसे हमारे सरकारी अफसर है, जो मिलिट्री है, एक तरह से आप सबको डरा दिया आपने। तो डर का माहौल है, डर का एक माहौल है। इसमें से बाहर आने में हिम्मत चाहिए लोगों का, और बहुत लोग समझते हैं क्या होगा। वो हिम्मत कौन दे रहा है सर इस समय? कुछ लगता है कि नहीं, आपका अंदर से आना चाहिए। जी, कोई चेहरा नहीं दिखता है जिसकी तरफ बहुत सारे लोग उम्मीद करे कि ये चेहरा ऐसे निकालेगा। बहुत है, ऐसे बहुत लोग हैं। पॉलिटिकल नहीं, सोशल पॉलिटिकल, एक लोग का नाम भी देना मुश्किल है। राहुल गांधी का नाम लिया जा सकता है। जैसे देखिए, राहुल गांधी, किसी का नाम आप दे सकते हैं। विदेश में एक भाई साहब का नाम मैं देना चाहता हूँ, जूलियन असांज। सर जी, वो तो अभी छूट गया सर। वो जेल में रहा, उसको खत्म कर दिया था, मगर अभी भी वो जिंदा है, जिंदा है, अभी भी जिंदा है। एडवर्ड स्नोडेन,
जो अमेरिका छोड़ के रूस जाना पड़ेगा, ऐसे लोग को देख के मैं समझता हूँ हमें से खत्म कर दिया था। हम तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। ये आइडल है। हाँ देखिए, लाइक वो सचमुच स्वतंत्रता बजाय रखते हैं, स्वतंत्र संग्रामी है वो सचमुच। हमारे विदेश में, हमारे देश में अगर आप हर नागरिक को एक मौलिक अधिकार होता है ना, जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, मानहानि नहीं, अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उनके लिए तो ये ऑस्ट्रेलिया से खड़ा हो गया था, हम लोगों के लिए कौन खड़ा होगा? हाँ, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, आपके साथ है। हाँ, हम लोग एक साथ खड़े होंगे। हाँ, लड़ेंगे, हम होंगे कामयाब, मिलके लड़ेंगे सर, होंगे कामयाब एक दिन। साहब का अधिक समय अब नहीं लेंगे सर, यहीं विराम देंगे पॉडकास्ट को। जॉर्ज ऑरवेल ने कभी कहा था, जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग व्हाट समवन एल्स डज नॉट वांट प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। जो कुछ भी है पब्लिक। हाँ, मैं और किसी का नाम ऐसा सुना था जी, कि न्यूज़ इज व्हाट समवन समवेयर विशेस टू सप्रेस, बाकी सब तो विज्ञापन है। यही जॉर्ज ऑरवेल ने अभी कोड है जो है वो की है, पब्लिक रिलेशंस। जी। तो मैं लास्ट में यही कि खुदा जाने ये गर्दिश का तरीका कब निकाला है, जिसे कहते हैं गर्दू, एक मेरे पाँव का छाला है। ये आपके लिए सर, कि जिसको ये सरकार कह रही है कि तुमने किया है, वो समझते हैं कि मेरे पैर का छाला है कुछ। थैंक यू जी सर, आपका भी शुक्रिया। न्यू दिल्ली पोस्ट में सर आपने काफ़ी समय दिया, बहुत सारी बातें की, बहुत बहुत। लोग बोर हो जाएगा, इतना लंबा पॉडकास्ट कौन देखेगा भैया? सर देखेगा, आपकी बातें इंटरेस्टेड है। थैंक यू। आप तो आशावादी हैं सर, थैंक यू। क्यों नहीं देखेगा? ठीक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुक्रिया मेरे दोस्तों। नव जागरण की इस मुहिम में न्यू दिल्ली पोस्ट का हिस्सा बने, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।